अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सिस्टम में रहें, बॉयकॉट से गुरेज करें, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने दिया है, ऐसा बैरिस्टर गौहर बता रहे हैं। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी हैं अशार अब्बासी साहब, उनकी खबर के मुताबिक कल जब PTI वफ़द से मुलाकात हुई चीफ जस्टिस की, तो उन्होंने कहा कि PTI को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। ये इजलास सुप्रीम कोर्ट में अदालती तकर्रियों पर गौर के लिए तलब किया गया था। अगर PTI के अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियाँ डिफरेंट हो सकती थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी इस बात की तस्दीक की है। साथ ही अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनाने और ईद के बाद तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन का वफ्द सिंध में मौजूद है, जहां उन्होंने GDA को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी है। कल वफ्द दीगर जमातों से भी, उनके कायदीन से भी मुलाकात करेगा। अपोजिशन की कुर्बतें देखकर नाज़रीन, कई माह से खामोश बैठे नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी सख्त ज़बान में न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि अपोजिशन को दो टोक पैगाम भी दे रहे हैं। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा मियां साहब कह रहे हैं। लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन की सफ बंदी देखकर नून लीग भी अब मैदान में आ रही है। वज़ीर आज़म ने आज DG खान में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने रियासत की खातिर अपनी सियासत को दाव पर लगाया है। एक सियासतदान कहता था कि शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है, तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या बाहर पैसे बांटने जाते थे? पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती थी, इसका खात्मा करना होगा। इससे पहले नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने भी नारोवाल में सियासी पावर शो किया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नून लीग ने अचानक पंजाब में ये जलसे क्यों शुरू कर दिए हैं? क्या अपोजिशन का जो मुमकिन ग्रैंड अलायंस है, ये हुकूमत की परेशानी को बढ़ा रहा है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक जंग से छिड़ी हुई नज़र आती है, आखिर उसका अंजाम क्या होगा? फवाद चौधरी साहब ने खान साहब की रिहाई के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था, उस कमेटी का क्या हो रहा है? मौजूदा क़यादत और फवाद चौधरी के दरमियान तलखी पर इमरान खान साहब कहाँ स्टैंड करते हैं? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर चौधरी साहब, स्टूडियो में मुझे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। सबसे पहले तो सर, ये ज़रा चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर लेते हैं, जो उन्होंने मशवरा दिया है, सिस्टम में रहें, बॉयकॉट से गुरेज करें। सर सही, आप कराची से हैं ना, तो कराची में तो सिस्टम हर बंदा जानता है। यानी आप देखिए, तकरीबन 1.25 महीना हो गया है मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है कि सर आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है एक मामले के ऊपर मुतअद्दिद केस नहीं हो सकते। मेरे पे इस वक्त 38 केस हैं और मैं मुल्तान में भी हंगामा कर रहा हूँ, लाहौर में भी कर रहा हूँ फैसला। इट्स अ जोक। सुप्रीम कोर्ट केस नहीं लगा रही, तो ये सिस्टम है। हाई कोर्ट ने मेरा केस सुना ही नहीं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सिस्टम बहाल करने की जरूरत है। लेकिन फवाद साहब देखें, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कमीशन का बॉयकॉट नहीं करते तो अभी जिन तकरीरों पे एतराज़ है, जिनके लिए अदालतों में ही जजेस जो हैं वो दूसरे जजेस को खत लिख रहे हैं, शायद ये मुख्तलिफ हो सकती थी। पिछले कमीशन जिसमें वो शामिल थे सारे, उसमें क्या हुआ था? कोर्ट पैकिंग तो पहले ही हो गई थी। ये तो अभी सिर्फ 3 या 4 जजेस का मामला हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले जो जजेस हैं, कोर्ट पैकिंग आपने 43 जजेस अपॉइंट किए हैं 3 महीने में। दिस इज प्रोबेबली हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की कोर्ट पैकिंग जो है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती है। और आज वकला भी आपने देखा चीफ जस्टिस साहब की बात से इख्तलाफ कर रहे हैं और उन्होंने हर जगह उन लोगों को मुंतखब किया है जो 26वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, वाजिद गिलानी साहब हों, चाहे नसवाना साहब हों, चाहे कहीं और हो। हर जगह पे 26वीं तरमीम के हामी जो ग्रुप है उसको बुरी तरह शिकस्त हुई है आज बार के इलेक्शंस में। चीफ जस्टिस साहब को एक्चुअली तो इस चीज़ को देखना चाहिए। हुकूमत ने तरमीम की, आईनी तरमीम हुई और आईनी तरमीम के नतीजे में फिर उसके बाद ये तो तकर्री झुकी है, ये फिर हुकूमत ने की है ना सर। अब जरा इस पे भी बात कर लेते हैं सर। ग्रैंड अलायंस हो रहा है, हालांकि दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि PMLN भी जो है ना, अब वो अचानक से पंजाब में बड़ी एक्टिव हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं ईद के बाद? क्या आप समझते हैं कोई ऐसी मुहिम लेकर चल रहे हैं PTI बशमूल दीगर पार्टीज के, जिससे हुकूमत के साथ जो कन्फ्रंट्रेशन है या जो मुतालबात हैं वो हुकूमत मान लेगी? सर आपको याद है, आपके साथ जो पहला प्रोग्राम मेरा ख्याल आज से 8 महीने पहले मैंने किया होगा, जब मैं जेल से आया था, उससे मैं शुरू हुआ था कि ये जो एक्चुअली मैं तो इलेक्शन से अगले दिन मैं कह रहा था ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए। PTI बहुत लेट हो गई। अभी भी देखें, सच्ची बात यह है
अगले 30-35 दिन जो है हुकूमत और हमारी और पीटीआई दोनों साइडों के ऊपर कंफ्यूजन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे। पाकिस्तान के बारे में अभी तक उनकी पॉलिसी नहीं आई है और उनके जो बहुत करीबी लोग हैं जैसे जो विल्सन है जो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं और जो कांग्रेसमैन जो पाकिस्तान ज़िले खलीलजाद हैं, उनकी ट्वीट्स जो हैं वो पीटीआई की होप्स अलाइव रखी हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में एक सख्त पॉलिसी देंगे और दूसरी तरफ ज़ाहिर है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन दोनों ही साइडें कंफ्यूज हैं। सिचुएशन बड़ी सिंपल है, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इमरान खान के लिए या पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई बात करेंगे तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जो अभी तक हुआ है तो फवाद साहब पीटीआई क़यादत जो है वो सर अब इंतज़ार में है कि ट्रंप साहब क्या करते हैं? हाँ, अभी इंतज़ार में। अच्छा, तो सर फिर बशमूल खान साहब देखिए पूरा पाकिस्तान इंतजार में ना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो वेट क्यों लोगों ने वोट दिए हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तानियों ने एन ब्लॉक क्यों वोट दिए हैं? वो ट्रंप साहब से उनका कोई खुसूसी रिश्ता तो है नहीं, एक ही बात पे वोट दिए हैं उन्होंने कि वो आके पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल कराएंगे और इमरान खान की रिलीज के लिए बात करेंगे। आप ये बात कर रहे हैं और आपके अलावा भी इनफैक्ट JUIF के कई सारे लोगों से जब मेरी बात हुई वो भी यही बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं। और मिसाल इस तरह की भी देते हैं जो PDM के दौर में हुआ। लेकिन सर अब हो ये रहा है कि एक तरफ आप लोग तो पीटीआई तो कोशिश कर रही है ग्रैंड अलायंस की, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी ये जल्सों के मूड में क्यों आ गई है? क्या अचानक से ऐसा हुआ या क्या आगे ऐसा हो रहा है? फिर देखिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तो अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म कर चुके हैं। इस वक्त देखिए ना उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ अखबारों में जिंदा है और मीडिया को जो इश्तिहार दे के जिंदा है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स तो है नहीं है। ये जो जलसे जिस तरह के होते हैं ना, गवर्नमेंट जब जलसे करती है और उसको सरकारी लोगों से भरती है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसीलिए देखिए आज जो भी टीवी प्रोग्राम हो या सोशल मीडिया को आप उठा के देखें वहां पे कहीं आपको डिस्कशन मिलेगी ही नहीं। ये आप ओवरऑल बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जहां जलसे करेगी, वो चाहे सवाबी में हो रहा हो, चाहे नैरोवाल में हो रहा हो, चाहे कहीं पर भी हो रहा हो। पीटीआई केपी में जलसा करती है, क्या इम्पैक्ट आता? जीरो। ये एक इशू है कि अपोजिशन के जलसों की अहमियत और होती है हुकूमत के जलसों की। हुकूमत ने तो अपनी कारकर्दगी, देखिए बड़ी सिंपल बात है किरण, इस हुकूमत के पास एक तो लेजिटिमेसी क्राइसिस है बहुत बड़ा। हर एक को पता है ये इलेक्शन जीत के नहीं आए हुए, पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं, डिलीवरी आप करनी। इस सिस्टम में आपको और मुझे एक एडवांटेज है कि हम सालों से हुकूमतों को देख रहे हैं, हम देखते हैं इनमें डिलीवरी नहीं है इस सिस्टम में। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एक मिनट के लिए फर्ज कर लें उनकी बहुत अच्छी नीयत है और वो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, इंडिया से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि वो सही कह रहे हैं, ठीक है ना, वो कैसे करेंगे? सिस्टम में डिलीवरी नहीं है, पैसे है नहीं, डिलीवरी है नहीं, आप कैसे? होता क्या है पाकिस्तान का, अगर आप सर्कल देखें ना, इलेक्शन आप जीतते हैं, आपका पॉलिटिकल कैपिटल होता है, आप पहले 1-2 साल वो पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करते हैं, तीसरे साल आप डाउन होना शुरू होते हैं, चौथे साल आप फारग होते हैं। इस हुकूमत का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि ये आए ही फारग हैं, तो जो माइनस से आगे डिलीवरी कोई नहीं, उन्होंने नीचे नीचे जाना है। तो मरियम नवाज और कोई भी मुल्क, देखिए ये हम सिंगापुर नहीं है, हमको 40 लाख की पॉपुलेशन नहीं है, हम दुबई नहीं है, इट्स अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ का मुल्क है। आप 10 साल चाहिए। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि आप इससे अग्री कर रहे हैं कि वो चाहे हुकूमतों का, वो चाहे मरकज की हुकूमत हो, चाहे सूबे की हुकूमत हो, इम्पैक्ट अलग होता है और वो सरकारी लोगों से भरा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही भी और ये बहुत अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं। सर अब जरा पीटीआई के अंदर आ जाते हैं। आप पीटीआई का एक बड़ा नोन, बड़ा अहम फेज रहे हैं, आज भी आप कहते हैं, लेकिन पीटीआई के जो इस वक्त जो लीड कर रहे हैं क़यादत, वो आपके बारे में कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कुछ तारीखें भी दे रहे होते हैं कि फला तारीख है, उस पर फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान का हिस्सा थे, उसके बाद नहीं है। कल रऊफ हसन साहब प्रोग्राम का हिस्सा थे, उन्होंने जब रऊफ हसन साहब तो पीटीआई में है, वो हाँ वो थिंक टैंक का हिस्सा है ना अभी, उन्होंने कुछ, वो तो मुलाजिम है ना पीटीआई। चले उनके इल्जामात पहले सुने फिर उसके बाद आंसर कीजिएगा। हाँ, उनका जवाब सुनाइए जी। पीपल्स पार्टी में थे तो वहाँ ये नजरियाती थे, मुशर्रफ साहब के थे तो वहाँ नजरियाती थे, PMLQ के साथ थे तो वहाँ नजरियाती थे। ये रैट्स हैं, कश्ती या जहाज जब गोले खाता है तो ये जंप मार के चले जाते हैं। 23 जून 2023 को PTI से फारग कर दिया गया था। खान साहब ने कभी इनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। सर जी ये वही हैं जिनको खान साहब ने ओहदे दे रखे हैं। लेकिन वो तो पेड मुलाजिम है ना, तो पेड मुलाजिम तो किसी को भी रखा जा सकता है। मुशर्रफ साहब के साथ तो फिर खान साहब भी थे। देखिए इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप हमारी तो पॉलिटिक्स ज़ाहिर है 100 साल से है,
1926 में मेरे दादा पहली बार इलेक्शन लड़े थे, 1946 में वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेएलएम के चेयरमैन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। सो हम तो 100 साल में, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है बनी है अभी, तो वो तो ज़ाहिर है कि है, लेकिन 2014-15 से जो है वो मैं तो दिन रात पीटीआई के साथ हूँ। और अभी भी सच्ची बात यह है कि अगर मैं पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लेता, आई वुड हैव बीन इन द फेडरल गवर्नमेंट अगेन, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जाहिर है कि हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन हुआ ये है, किसी बंदे ने मुझे बड़ी मज़ेदार बात बताई कि एक बड़े सीनियर एस्टैब्लिशमेंट के साहब ने उनको कहा कि हमने पीटीआई से घोड़े निकाल लिए हैं और खच्चर दौड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, तो वो हमारे सामने। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि वो तनख्वाहदार है, वो पेड मुलाजिम है पीटीआई का। सर उन्होंने खुद कहा, आपके अलावा कल मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहे हैं कि ये जो इल्जामात है ना, ये सारे के सारे लघु हैं। नहीं, उन्होंने दुनिया में हर जगह के ऊपर कहा। ये इल्जाम ना फवाद साहब आपके अलावा और कोई नहीं लगा रहा, ये बात ये कि वो पेड मुलाजिम है। नहीं, मेरे ख्याल शेर अफजल मरवत साहब भी, वो भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन वो तो आप पार्टी के उनसे पूछे ना कि उन्होंने पे लिए कि नहीं, आप ऑफिशियली पीटीआई को लिखे ना। सर पे कर कौन रहा है और क्यों पे करती है ना? हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मुताबिक जैसे मीडिया सेल है उसको सारे लोग पे कि बल्कि उल्टी बात हुई है। हमारे जो बच्चे वहाँ पे इतने सालों से वहाँ पे एम्प्लॉयड थे उनको पे नहीं जा रही, और रऊफ हसन साहब ने अपनी बढ़वा ली। सोशल मीडिया वाले जो हमारा मीडिया सेल है, जी जी, सोशल मीडिया में तो कोई पे नहीं होती ना, ये तो सारे वॉलंटियर्स हैं। वो जो हमारा मीडिया सेल है उसका, इसके बाद सफाई वाले मुझे पता चला सारे फारिग कर दिए हैं। यानी सफाई वालों के और मीडिया वालों के पैसे काट के रऊफ हसन साहब को तनख्वाह दी जा रही है। तो सर ये कितने लोग हैं आपके मुताबिक जो पीटीआई से तनख्वाह ले रहे हैं सर? काफी सेटअप है, काफी बड़ा सेटअप है, स्पेशली जो बड़े ओहदों पर हैं, फर्स्ट ईयर में। रऊफ हसन साहब तो चूंकि खुद एडमिट कर गए हैं, उनका मुझे पता है, बाकियों का नहीं मुझे पता। आमतौर पे तो नहीं होता, मतलब पार्टी में कौन ओहदे लेके जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनता है। एग्जैक्टली सर, बेसिक सवाल तो यही है ना। हमने तो नहीं सुना इससे पहले। तो अब इस वक्त मेन लीडरशिप में कोई भी नहीं है। रऊफ साहब वैसे, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेरे पास या बाकी जगहों पर भी मैं सुन रही थी, तो वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लघु इल्जाम है। आपने अपनी रिसर्च टीम को कहें, खुद उन्होंने माना हुआ, उन्होंने कहा था कि जो पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्पेशल स्किल्ड लोगों को हायर करती हैं, और वो चूंकि स्पेशल स्किल्ड हैं वो सूट पहनते हैं। ठीक ठीक। ये शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ बातें की हैं, जरा वो भी सुनवाइए फवाद साहब को, ताकि जवाब लें फवाद साहब से। सुनवाइए। चलिए जी, हमारी टीम भी थोड़ी परेशान हो गई है कि वो आपको सुनवाया जाए या नहीं सुनवाया जाए, वो शायद अभी तक हमारे पास आया नहीं। सर, आपने खान साहब की रिहाई के हवाले से कमेटी बनाने का ऐलान किया, और आप कह रहे हैं कि उसमें जो पीटीआई के पुराने लोग हैं वो उसका हिस्सा होंगे। इनफैक्ट फैसल वावडा साहब आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की, तो उसका क्या बना सर? क्या हो रहा है उस पर? कुछ हो गई है प्रोग्रेस? वाडा साहब को तो पता नहीं है, वाडा साहब तो खैर जाहिर है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बेसिकली बात कर रहे हैं। नहीं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक तो वो बात कर रहे हैं ना, जो एमएनएज वो पहले से बात कर रहे हैं कि हमने जो एमएनएज तोड़े हैं हमने उनको जो है वो करना है, उसका तो हमसे फॉरवर्ड ब्लॉक तो ज़ाहिर वही होगा ना जो असेंबलीज के अंदर है। हमारा तो सिंपल है कि इमरान खान को रिहाई के लिए जो मौजूदा स्ट्रेटजी है उससे, देखिए पीटीआई करोड़ों लोगों की पार्टी है, उसके अंदर मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकती हैं। ज़ाहिर है मौजूदा लीडरशिप की एक ओपिनियन है कि आप अदालतों से इमरान खान को छुड़ा लें। हम समझते हैं नहीं हो सकता ये। इमरान खान कोई अपने केसेस की वजह से जेल में नहीं है, वो अपने कोई सब कैसे छुड़वाएंगे, कैसे? इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। देखो ना, फॉर एग्जांपल दो बड़ी पॉलिटिकल जो मिस हमने किया है। नंबर 1, 9 फरवरी को पिछले साल जब पीटीआई को होना चाहिए था तहरीक में, पीटीआई नहीं गई। जब ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए था, पीटीआई ने ग्रैंड अलायंस नहीं बनाया। इसी तरीके से अब जब तक पीटीआई का हम एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना लेते, और एक हम इसकी इस तरह का है, देखिए इंटरनेशनल प्रेशर तो अभी भी मौजूद है, आपने इंटरनल प्रेशर क्रिएट करना है। फवाद साहब, मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है उसमें से कौन कौन आपसे इत्तेफाक करता है और आपसे आपके साथ चलने को तैयार है? मेजॉरिटी जो है वो जो इवन जो ये पॉलिटिकल कमेटी है, इनमें से 5-6 लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से हम चल रहे हैं इसमें कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, और ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको पार्टी जो है वो जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं अगर इनकी नीयत, वो आपके साथ चलने को तैयार हैं सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए एक ही सिंपल ही बात है ना, हम तो सिर्फ इमरान खान चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, बाकी उसके बाद वो पार्टी जाने वो जाने जैसे वो फैसले करें, हमारा तो सिर्फ अभी
किसका नाम आप कंफर्म कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी करूंगा नहीं ना। अच्छा, ओके। मजा ही नहीं आएगा। पाइपलाइन में चीज है। इंशाल्लाह। देखिए, बात सिंपल है, सिंपल बात यह है ये कि तो बता सकते हैं ना जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उससे तो कोई मसला नहीं होगा। नहीं, पार्टी छोड़ के जो जा चुके हैं सारे ही लोग, वो कौन सा कोई मर्जी से गया है? मतलब आप मुझे बताइए कि आपके साथ होंगे इस कमेटी का हिस्सा? मैंने कह दिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि वो बिल्कुल साथ होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो भी देखना चाहते हैं कि आगे क्या, तेल देखो और तेल की धार देखो। एक नाम भी नहीं बताएंगे, अभी कर लेंगे बाद में इंशाल्लाह। सही। और अब सर परवेज खटक साहब वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं, वो किसी पार्टी में शामिल होंगे या नई जमात बनाएंगे, ये मालूम नहीं हो सका है। उनकी सियासत बेसिकली किस तरह से फिर इफेक्टिव होगी, अंदाजा नहीं हो पा रहा है अभी तक। खटक साहब ने तो बड़ी पर्सनलाइज जो है ना वो तनकीद की है खान साहब पे। ऐसे लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल है कि वापस आना या करना। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि क्या वो असरअंदाज हो सकते हैं केपीके की पॉलिटिक्स पे? नहीं, देखिए, केपी की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, वो तो इमरान खान के नाम पे चल रही है। इमरान खान का ही होगा कि जैसे वो आगे बढ़ते हैं, करते हैं, कैसे वो करेंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने इसको पर्सनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से खटक साहब जो हैं वो अब इस दौर से बाहर हैं। अभी केपी में तो वो जीतेगा जिसमें इमरान खान का हाथ होगा। सही। सर, क्या ये वाली बात दुरुस्त है कि रूस के दौरे से पहले अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी हुकूमत को बताया था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है, बताया जिसे नजरअंदाज किया था पाकिस्तान ने? नहीं, ऐसा नहीं था। वो ये था कि मोईद यूसुफ को उस वक्त जॉन सॉल्वे थे मेरा ख्याल है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने मोईद को कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये हमला करने वाले हैं। लेकिन आपको याद होगा कि CNN उससे 4 महीने पहले से ये कह रहा था कि अब हमला होगा, अब हमला होगा। तो जब मोईद ने फ़ोन किया इनके रशिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र को, तो उसने कहा कि ये तो आप 4 महीने से लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आ जाएं। तो वो फिर दोनों स्टेटमेंट्स जो थी वो हमारे सामने थी। प्रोग्राम, आपको मालूम है प्रोग्राम एक दिन में तो नहीं शेड्यूल होता, ज़ाहिर प्रोग्राम तो 4-5 महीने पहले से शेड्यूल था। और वो फिर सब ने फैसला यही किया, हमारे उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी थे, जो सारे बाकी लोग भी थे, उन सब ने यही फैसला था कि आपको जाना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। तो आपने उस सिचुएशन को कि जो CNN पे खबरें चल रही थी और मोईद पीरजादा साहब को जो कॉल आई, तो उसको एनालिसिस किया और फिर उसके बाद ये डिसीजन। और अगेन वही वाली बात कि ये शेड्यूल तो पहले से हो रहा होता है चीज़ों को। सर, फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रोग्राम में ये दावा किया कि जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, और आज एक चीज मैं बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आज इमरान खान से ही साबित हुए ना, जो ट्रंप के आने के बाद जो यूक्रेन पॉलिसी तब्दील हुई है, इमरान खान ने उस वक्त ये ही वाज प्रोबेबली द ओनली मुस्लिम लीडर जिन्होंने ये कहा कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। और वो नेशनल सिक्योरिटी की बड़ी ही हीटेड किस्म की मीटिंग थी। उसकी डिटेल्स तो मैं अब नहीं बता सकता बिकॉज वो तो सीक्रेट है या वो हो तो, बट आई कैन टेल यू कि बहुत डिबेट थी। और इमरान खान वाज प्रोबेबली ही स्टूड लाइक अ रॉक, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और आज जब मैं देखता हूँ जो सिचुएशन जिस तरह से तब्दील हुई है, और आज अमेरिका ने ही अबेंडन कर दिया है यूक्रेन को, और यूरोप को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो इसमें इमरान खान का वो फैसला जो आज से 3 साल पहले लिया गया था पाकिस्तान, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। गो के बहुत सारे सवालात अभी भी मेरी पिटारे में बाकी है, लेकिन सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, इसी डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरबराह हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सबसे पहले तो सर, ये अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही थी, और अब स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखती हूँ तो वहाँ तो मुझे उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं। वहाँ से तो ऐसा लगता है कि शायद ईद के बाद कोई स्टेज शेयर हो रहा होगा, आप भी उस पर होंगे, JUIF भी होंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब भी होंगे। अब आज वफ्द ने GDA की क़यादत से मुलाकात की है, उन्हें शमूलियत की दावत भी दी है। क्या कोई मजबूत जवाब मिला है वहाँ से? देखिए, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कहना कुछ मुनासिब नहीं है। अभी बातचीत हो रही है, और क्योंकि सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, सियासी मुखालफत भी रही है, सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ कॉमन ग्राउंड भी बहुत सारा है। और वो कॉमन ग्राउंड मुल्क के मामलात पर है, यानी आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क के मसाइल पर बातचीत हो, उनके हल की बात हो, जो उल्टे सीधे कवानीन बनते हैं और आइनी तरामीम होती है, इसकी मुखालफत हो, तो इन चीज़ों पे कॉमन ग्राउंड है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जो अपोजिशन है उसका एक इतफाक इन इशूज़ पर हो जाए। अतज़ई साहब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसके लिए सबसे मिल रहे हैं, मुझसे भी मिले थे, तो हमने ये कहा कि ठीक है हम इससे इतफाक़ करते हैं इस बात से, लेकिन अभी आगे चलते हैं और जो कॉमन इश्यूज़ हैं अपोजिशन के उस पर इतफाक़ करते हैं, फिर आगे वो चीज़ होती रहेगी। सही। और सर किन जमातों से स्पेसिफिकली सिंध में किन जमातों से मुलाकात होगी मज़ीद? नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ तो GDA ही है जो अपोजिशन में है, और कोई ऐसी जमात सिंध में है नहीं जो अपोजिशन में इस वक्त हो, तो वो उनसे मिले हैं जी। तो सर ये सिर्फ प्रोग्राम है ऑपोजिशन की कि जमातों से ही मुलाकातें होंगी, ये जो भी हुकूमत में इस वक्त मौजूद है उनमें से किसी से भी? नहीं, ये तो देखिए जो हुकूमत में है वो तो इस खराबी का हिस्सा बन चुके हैं ना जो मुल्क में है। तो हमारी ये कोशिश है कम से कम अगर हुकूमत काम नहीं कर रही तो ना करे, लेकिन अपोजिशन तो अपना काम करे। इस एक साल में अपोजिशन ने भी अपना काम नहीं किया, वो सड़कों में मसरूफ रहे हैं, डिमांड उनकी थी कि जेल से छूटा, ये तो हमने कहा उस बात को एक तरफ रखें, मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा तो ये हल भी निकल आएंगे। जी। तो यानी जिस आप इसे ग्रैंड अलायंस या कोई भी नाम दे दें, लेकिन इसका ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से नहीं होगा। देखिए रिहाई उस सब मामले का हिस्सा है ना। जब आप मुल्क के मामलात की बात करेंगे, आप मुल्क के मसाइल, इस सियासी निफाक को ख़त्म करने की बात करेंगे, इंतशार को ख़त्म करने की बात करेंगे, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ये पॉइंट लेकर चलेंगे इमरान खान को रिहा करो, तो ये कोई मुनासिब एजेंडा नहीं होता। सियासत में सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं जेल में गए हैं, तो कभी भी कोई जमात ये एजेंडा लेकर एजिटेट नहीं करती। आप मुल्क के मसाइल की बात करें, मुल्क की मुश्किलात की बात करें, ये चीज़ें उसके अंदर से हल निकल आती हैं। अच्छा सर, मसला ये है कि देखें जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो आप ही के पुराने साथी हैं, और जमातें अलग अलग हो गई हो, लेकिन आज भी आपको उनके साथ एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। हम खुद देख रहे होते हैं पर्सनली किस तरह से आप लोग मिल रहे होते हैं साथ में। तो सर शायद हुकूमत को तो किसी सूरत जो आप बात कर रहे हैं जमहूरियत के हवाले से जो दावा कर रहे हैं उस पर आप कायल कर लेंगे, लेकिन क्या सर इमरान खान को भी कायल कर सकेंगे कि वो जिस तरह की तर्ज सियासत लेकर चल रहे हैं, या जो उनका तर्ज तखातुब है, या जो उनका सोशल मीडिया जिस तरह से चल रहा है, वो उससे गुरेज करें, उनको कायल कर लेंगे? देखिए नहीं, हमने तो हुकूमत को तो कायल नहीं करना इस वक्त ना, हमने तो अपोजिशन में कॉमन ग्राउंड निकालना है। जो आपने कहा बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरी ये ख्वाहिश भी है, और ये शायद मुल्क की ज़रूरत भी है कि इमरान खान साहब रिफ्लेक्ट करें उन्होंने किस तरह मुल्क में सियासत की है, किस तरह हुकूमत चलाई है, उस पर सोचें और उसकी इस्लाह करें कि वो जो तरीका था, जिस तरह वो 4 साल वो हुकूमत चली है, जिस तरह सियासत चली है, जिस तरह पार्लियामान चला है, जो जमहूरी कदरें पामाल हुई हैं, तो वो निज़ाम अगर वो फिर सोच के वही सियासत करेंगे, आज उनकी एक पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी एक हद तक ही मुल्क के मामले को दुरुस्त कर सकती है। अगर वो वही रवैया रखेंगे तो मजीद मुल्क का नुकसान होगा। तो आज सबसे ज़्यादा अगर इस्लाह की ज़रूरत किसी को है, अब सबको इस्लाह की ज़रूरत है, वो इमरान खान साहब हैं कि अपने मामलात को दुरुस्त करें, ताकि अवाम जो आपको शायद वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनका एतमाद भी हो कि आप मामलात को दुरुस्त कर सकेंगे। ये ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। सर जिस तरह से मैंने आगाज़ में भी कहा कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ये उम्मीद की किरणें ऐसी नज़र आती हैं कि जो ईद के बाद तहरीक की वो बात कर रहे हैं तो उसमें आप तमाम लोग मौजूद होंगे। तो सर ये सिर्फ फिर PTI की तहरीक होगी, या कहीं ना कहीं ये उम्मीद मौजूद है कि शायद फिर आप भी इस तहरीक का हिस्सा हों, या आपके साथ साथ दीगर जमातें भी इस तहरीक का हिस्सा हों जो वो ईद के बाद एक मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, या कहीं पर भी नहीं है? नहीं, हमसे कोई तहरीक की बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सोच जब इत्तेफाक होगा, ये सोच खुद ही एक तहरीक बनती है। जब आप उस सोच को लेकर अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, अपोजिशन का रोल सिर्फ सड़क महदूद नहीं होता, सड़क तो आखिरी हरबा होता है। आप शुरू सड़क से नहीं करते, आप पार्लियामान में अपना रोल अदा करें। आपके पास PTI के पास KP में हुकूमत है, वहाँ डिलीवर करके लोगों को दिखाएं कि देखें हम हुकूमत कर रहे हैं। अपनी सोच, अपनी सियासत ऐसी रखें जो लोगों को ये कायल करे कि भाई कल अगर आपको हुकूमत मिली या आप हुकूमत का हिस्सा हुए तो आप बेहतर काम कर सकेंगे, वो माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। और ये जो सर तहरीक-ए-इंसाफ की कल मुलाकात हुई, उससे पहले PM साहब से चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की, फिर कल तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात की। आज बैरिस्टर गौहर साहब बता रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को उन्होंने मशवरा दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि सिस्टम में रहें, बॉयकॉट से गुरेज करें। इस मशवरे को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने बताया उसे भी लगता है कि बैरिस्टर गौहर इन अ पॉजिटिव वे ही बता रहे हैं, जो मशवरा दिया गया है उस मशवरे को ले रहे हैं इनफैक्ट।
नहीं, बाइकआउट यानी जो अदालत का बाइकआउट है, कमेटियों के और कमीशंस के जिस तरह से बाइकआउट किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर ये कमीशन का या कमेटी का बाइकआउट नहीं करते, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ होती। हो सकता है कि तकरीरियां जो हुई हैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और दीगर, वो शायद मुख्तलिफ होती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने रवैये देखे हैं हुकूमत के, हर हुकूमत अपने जोम में रहती है, अपोजिशन की कोई बात नहीं सुनती। इमरान खान साहब यही करते थे, आज भी हुकूमत यही कर रही है। ठीक, लेकिन ये बाइकआउट जो है एक एहतजाज का तरीका है और इसमें कोई शुबा नहीं है। ये 26वीं तरमीम जो है, ये इसने मुल्क में अदल के निज़ाम को तबाह कर दिया है। नहीं अब्बासी साहब, क्या चले वो ना होती, इस पे आपका ये कमेंट है, लेकिन क्या कहीं पीटीआई को फिर आप स्पेस मिलता देख रहे हैं उनके इस मशवरे के बाद? देखिए, स्पेस मिलने की बात नहीं होती, बात असूल की होती है। अगर एक चीज़ गलत है तो वो गलत है। वो जब कानून बना तो गलत थी और आज भी गलत है। इसलिए हुकूमत को अपना रवैया बदलना चाहिए। ये तरमीम जो की गई, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, इसने अदल के निज़ाम को मुल्क में ख़त्म कर दिया है। आज आपकी जुडिशरी ताबे हो गई है एग्जेक्टिव की। जो हुकूमत चाहेगी वही फैसले आया करेंगे, बेंच वो बनाएंगे, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन वो करेंगे, जज वो सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे क्या होता है। जुडिशरी से पहले जज खुद सेलेक्ट करती थी, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो जज जो है उनके सिर्फ सिलेक्शन का एक तरीका है, एक ओपन पब्लिक डिबेट हो अवाम के सामने कि आदमी कौन है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। एक सवाल आप करें, टैक्स देते हो या नहीं देते हो। हम ये सवाल कभी किसी जज से नहीं करते। जो जज बनने आया है उससे पूछे टैक्स देते हो या नहीं देते हो, तुम जिम्मेदार शहरी हो या नहीं हो। हम लोग को सबको जब नाम आ जाते हैं तो सब ये समझते हैं मैंने इसकी मुखालफत की या कोई सवाल किया तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा अदालत में। तो कोई सवाल नहीं करता, जो नाम आते बस मान के हाँ जी ये बहुत अच्छे आदमी है, इनको कर देते हैं। और सारे बहुत अच्छे आदमी नहीं होते। मैं माजरत से कहता हूँ, आपके सामने बहुत से ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो लोग जज नहीं बनने चाहिए थे, जज बन गए और फिर आपको उनको 20-25 साल उनको भुगतना पड़ता है। कल बल्कि आज इनफैक्ट डेरा गाजी खान में एक जलसा हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पर ख़िताब किया और मियाँ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान किया है इस रियासत को बचाने के लिए। इत्तेफाक करेंगे उनके इस स्टेटमेंट से? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मियाँ साहब को उन्होंने कुर्बान ज़रूर किया, इसमें कोई शुबा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने, जिसने भी किया है। मियाँ साहब का एक नाम था, एक सियासत थी, एक जमात थी जो 35 साल पे बनी थी, चंद दिन के इक़्तिदार के लालच में वज़ाया कर दी गई है। ये मेरी राय है और मुझे अफसोस है इस बात का कि एक मुल्क में एक बड़ी सियासी जमात, एक बहुत बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील तरीन सियासत में रहने वाला, 40 साल तक रहने वाला शख्स। अब्बासी साहब, मियाँ साहब के साथ ये सब कुछ हो गया और मियाँ साहब की रजामंदी भी नहीं ली गई? नहीं, रजामंदी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैसला ना मियाँ साहब के लिए अच्छा है जो कुछ हुआ है, ना जमात के लिए अच्छा है और ना ही मुल्क के लिए अच्छा है। सही सर। वैसे शहबाज शरीफ साहब एक और दावा भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ दिया तो फिर उनका नाम बदल दिया जाए। एक तो उनका ये दावा आपको मुमकिन लगता है? वैसे उम्मीद तो हम सब यही करते हैं, और अगर नहीं लगता तो फिर कोई नाम सजेस्ट करेंगे? नाम बदलने की मुझे लगा था वो नाम आप बता दें ताकि अभी से आप अगर कोई सजेस्ट करना चाहे तो बता दें। देखिए, हमारा मुकाबला भारत से नहीं है जी, हमारा मुकाबला अपने आप से। हमारे मामलात भारत ने पैदा नहीं किए, ये हमने खुद पैदा किए हुए हैं, इनको हम खुद दुरुस्त करेंगे। तो भारत को इस डिबेट में मत लाएं, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें, अपने मुल्क को दुरुस्त करें, अपने मुल्क से निफाक ख़त्म करें, सियासत को नफरत से निकालें, सियासत से दुश्मनी सियासत को इसमें मत बदलें, लोगों के घर मत तोड़ें, लोगों को जेलों में मत डालें। ये काम दूसरे मुल्कों ने छोड़ दिए, 20-20, 30-30 साल पहले छोड़ दिए, आप आज भी लगे हुए हैं। मैच्योर होने की जरूरत है जी, मैच्योर नहीं, आइन को फॉलो करें। कि आइन क्यों बनाया है, इसको नहीं आपको पसंद तो इसको बदल दिया कर, बदल लें इसको। आप उल्टे सीधे तरमीम कर दो और भी तरमीम कर लें इसके अंदर, ताकि मुकम्मल तबाही का बायस बन जाएगी। आगे कोई तरमीम हो रही है, जब आपके ऊपर इल्जाम आएगा कि आपने ये मशवरा नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर आपने आइन को नहीं फॉलो करना, उसको वैसे ही तोड़ना है, तो अपने आप को तोड़ने से तो बचा लें। सही सही। हर रोज मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ, इस मुल्क का हर आईनी ओहदेदार हर रोज मुल्क का आइन तोड़ रहा है।
तो फिर कहते हैं मुल्क नहीं चलता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शाहिद खान, इंतहाई आम मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हम गुफ्तगू कर रहे थे नाज़रीन इंतहाई तकलीफ दे वाक़या जिस पर अब मैं बात करने जा रही हूँ, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जहाँ रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो बड़े तकलीफ दे हैं। पुलिस की जानिब से अदालत में जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें मज़ीद 2 सहूलतकारों और एक लड़की का नाम आया है सामने। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा के कत्ल से 1 रोज़ पहले जुमा नामी लड़की पर तशद्दुद का एतराफ़ भी किया है। अरमगान के घर से जो खून के नमूने मिले थे उससे भी तस्दीक हुई है कि ये नमूने किसी खातून के हैं। अरमगान के साथी और गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का एतराफ़ी बयान भी आया है सामने, जिसमें उसका कहना है कि लड़की की वजह से अरमगान पागल हो गया था और इसीलिए मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया था। अरमगान ने पहले मुस्तफ़ा को डंडे से मारा, फिर हाथ पांव बांध कर गाड़ी में डाल दिया। जिस वक्त मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला उस वक्त वो जिंदा था। बाद में हब ले जाकर गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने इस केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को भी हिरासत में लिया है। इनका ताल्लुक किस केस से है ये फ़िलहाल अभी बताया नहीं गया है। इस इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे सानहे वाक़े पर बात करने के लिए मैंने आज मदऊ किया है। आमिर शुजा साहब जिद हैं मकतूल मुस्तफ़ा के, यकीनन इनके लिए ये इनकी पूरी फैमिली के लिए बड़े तकलीफ दे है और हमारे लिए भी बड़ा तकलीफ दे है कि इनसे बात की जाए और सवाल पूछा जाए, लेकिन ज़रूरी है बात करना और ख़बर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तक पहुँचाना। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, सबसे पहले हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। अब ये बताइए, ये 5 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, रिमांड में तोसी हो गई है, एतराफ़ी बयान सामने आया है और जो एतराफ़ी बयान सामने आया है वो मैं दोहराना नहीं चाहती आपके सामने। आप और अहले खाना इस वक्त मुतमईन है जो कुछ पुलिस की तरफ से हो रहा है, तफ्तीश हो रही है जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखें, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त ये केस, जैसा 6 तारीख को मेरा बेटा अगवा हुआ था, तो उस वक्त तक तो इन्वेस्टिगेशन बहुत डीप ट्रैक हुई थी। लेकिन जिस वक्त केस AVCC के पास आया और CPSC के पास आया तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, क्योंकि देखिए 6 तारीख से लेकर जब तक हमें अनाउंसमेंट नहीं हुई थी मेरे बेटे की, उस वक्त तो हम एक ढूंढ ही रहे थे अपने बेटे को, हर जगह ढूंढ रहे थे। अरमगान उस वक्त आया बीच में सस्पेक्ट, जिसमें हमने इन्फॉर्म भी किया था कि अरमगान सस्पेक्ट है और उसका अमेरिकन नंबर चल रहा था। वो बात जब उसको अगर मैंने बीच में फ़ोन भी किया था तो उसका दूसरे दिन कॉल आता था मेरे पास और वो आगे से ही कहता था कि जी मुझे नहीं मालूम, और वो हमसे इस तरह की बात करता था, लेकिन वो सस्पेक्ट था। जिस वक्त ये देखिए अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है, लेकिन अगर मैं पूरे महीने का सिनेरियो आपको बताऊं, 6 तारीख को मेरा बेटा घर से जाता है, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि 6 तारीख को मेरा बेटा घर से जाता है और बिल्कुल वो डिसअपीयर हो जाता है। हालांकि कभी इसने ज़िंदगी में नहीं किया, वो अपनी माँ के साथ कांटेक्ट में रहता था फ़ोन के ऊपर। जब हमने उस रात को पूरी रात को ढूंढा उसको तो वो नहीं मिला हमें और वो गायब था। हमने बहुत एफर्ट्स किए, हर जगह गए, इवन हमने कौन सा फोरम नहीं टच किया था, गवर्नर साहब को, CM साहब को, DIGs को, सारों को, लेकिन वो नहीं मिला। अब खुदा की लाठी बेबस कहाँ होती है। अरमगान ने गाड़ी जिस वक्त मुस्तफ़ा के ऊपर तशद्दुद किया, उसको इससे तशद्दुद करके गाड़ी में डाला और वो निकला है डिफेंस अपने घर ख़ैबान मोमिन से, उसको लेके निकला है बलोच कॉलोनी से होता हुआ कारसाज से होता हुआ वो निकला, पहुंचा है ये नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर पहुंचा है और आगे बलूचिस्तान की तरफ वो एंकर हो जाता है। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि वो सफ़र कल मैंने भी किया है, 300 किलोमीटर है वो इस वक्त जहाँ पर ये इसने इंसिडेंट किया है। मेरे ही बेटे की गाड़ी लेकर गया है, बगैर नंबर प्लेट वाली, काले शीशों वाली। रास्ते में कहीं उसको किसी ने नहीं इंटरसेप्ट किया है। दोनों लड़के वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरे बेटे की बॉडी भी गाड़ी के अंदर है और वो उस पॉइंट पे उसको लेकर गए हैं जहाँ पर न बंदा न बंदे की ज़ात, और जिस पॉइंट पे वो लेकर गए हैं वो एक खाई नुमा जगह है। उस खाई में गाड़ी ले जाकर उसी पॉइंट पे, और कोई पॉइंट नहीं है, वो खाई में ले जाके और गाड़ी वो उसको मोड़ते हैं झाड़ियों में और दोनों उतरते हैं गाड़ी से और उसको आग लगा जाते हैं और वहाँ से पैदल चलते हैं, होटल पे आके थे, वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर आ जाते हैं। सर आप मुझे बताइए, आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं इस वक्त?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। जो AVCC वाले हैं और जो IO हैं इस केस के अंदर, वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स अपने कर रहे हैं और मैं मुतमईन हूँ जी, बिल्कुल मुतमईन। सर जो कुछ अरमगान से या शिराज से जो कुछ सामने आया है, जो इन्होंने एतराफ़ी बयानात दिए हैं, वो बड़े तकलीफ दे हैं, लेकिन मैं बड़ी अजियत के साथ आपसे पूछ रही हूँ कि जो कुछ उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पहले तशद्दुद करते रहे मुस्तफ़ा पर, फिर उसको लेके गए और गाड़ी में किस तरह से आग वाग लगाई, कब्र कुशाई मुकम्मल हो चुकी है। सर क्या पता चल सका अभी तक, क्योंकि फैसल ईदी कह रहे हैं कि सिर्फ धड़ था उसका। जिसका कब्र कुशाई हुई है तो वहाँ की जो सर्जन थी, जो पुलिस सर्जन थी, वहाँ का IO भी उस वक्त मेरे पास आया, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था उसमें, कि उन्होंने कहा था हम अपने प्यारों को नहीं अलाउ करते हैं। तो उसके अंदर सारी चीज़ें थी, मौजूद थी, और IO ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये प्रिजर्व भी हो सकती है और इसका DNA भी हो सकता है, सारी चीज़ें प्रिजर्व हो सकती है, सब बिल्कुल कंप्लीट थी वो। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को जब तशद्दुद हुआ है तो एग्जैक्टली एक दिन पहले वहां पर किसी लड़की को भी लाया गया था और उस पर भी तशद्दुद किया गया था। आपके इल्म में है वो कौन है लड़की? देखें, नहीं देखें, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये तो आपको जो कंसर्न IO है वही इसका जवाब दे सकते हैं, और हमने भी पट्टी ही देखी है जो आपकी न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है, लेकिन वो लड़की कौन है ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। सर शिराज ने जो अपना इतराफी बयान दिया उसमें कहा ये वाकया पेश आया, मुस्तफ़ा अरमगान को मनशियात फरोख्त करने के लिए आया था। पुलिस का भी एक रिकॉर्ड है, उनके मुताबिक भी एक FIR है ऑलरेडी मुस्तफ़ा के ऊपर मनशियात फरोख्त करने का। देखें जी, कन्विक्शन और एलिगेशन में बड़ा फ़र्क है। वो एलिगेशन अगर आप कहते हैं कि वो एलिगेशन है, कन्विक्शन नहीं हुई अभी। सर फिर मुस्तफ़ा गया क्यों था अरमगान के घर पर? देखें, आखिरी वॉइस नोट जो था जिसमें वो अपने एक दोस्त राफे से बात भी कर रहा था कि उसने उस वॉइस नोट में कहा था कि मैं ज़रा उस काले के पास से होकर आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ गया था, वो उसको ट्रैप किया गया था, क्योंकि उससे पहले उसको बुलाया जा रहा था और वो उसके पास नहीं जा रहा था, उससे मिलने नहीं जा रहा था। देखिए मेरी एक बात सुने, बात ये है जो अरमगान जो इंसान है जिसकी इतने केसेस निकल रहे हैं, और मेरा बेटा जो कि मेरे बेटे को क्यों इनसे मारा है, ये आपको मेरे ख्याल से किसी चैनल को या किसी इन्वेस्टिगेशन को पता होगा कि क्यों मारा है। पर्सनल जेलसी और एनिमिटी, और उसकी कोई लेन देन का ताल्लुक नहीं था मुस्तफ़ा का, उससे कोई किसी किस्म का लेन देन का ताल्लुक नहीं था। वैसे ये सिर्फ एक पर्सनल एनिमिटी और जेलसी के अंदर मुस्तफ़ा को आज कुछ मजीद लोगों को भी, नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। उसमें पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है साजिद हसन, उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। तो ये किस वजह से हिरासत में लिया गया है, आपके इल्म में है? देखें, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मैं भी आपकी चैनल्स में देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए IO इतना बिजी रहता है कि IO से हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि ये IO ने जो ये रिपोर्ट अगर आई है तो वो हमें लेकर ऑन पता चल जाएगी कि क्या इसके अंदर ये इशू है कि क्यों उनको अरेस्ट किया है। क्योंकि कोई दोस्त सहूलतकार भी थे जो उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर एक लड़की का नाम भी आ रहा है जिस लड़की का आप नाम ले रहे हैं। तो मैं तो इनको किसी को भी नहीं जानता हूँ, ये तो IO ही बताएगा। मेरा टारगेट इस वक्त सिर्फ अरमगान है और मेरा शिराज टारगेट है। राइट लेफ्ट के ऊपर जो भी लोग हैं मेरा उन लगवासा चाहिए, मुझे सिर्फ इन दो लोगों को चेस करना है और इन दो लोगों के पीछे। सर इसी पाकिस्तान में हमने शाहरुख जतोई का केस भी देखा है, तो ये बताइए किस तरह से हम उस पर आवाजें उठाते रहे, लेकिन आखिर में फिर उस केस का क्या हुआ? क्या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर या कोई सेटलमेंट के हवाले से, दियत के हवाले से किसी किस्म का कोई राब्ता हो रहा है उनकी तरफ से? मैं आपके तवस्सुत से, मीडिया से और पूरे पाकिस्तान से ये बात हल्फिया कह रहा हूँ कि देखें, मेरा बेटा कोई छोटे घर का ये लेके वो छोटे घर का नहीं था कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती, और ना ही मैं अगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आप के बाद इसको मुँह भी लगाऊँ, मैं तो इसको तख्ते तक चढ़ाऊँगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम दुआ गो भी हैं कि इंसाफ हो, इस सारे मामले में इंसाफ हो। ये जो कुछ भी हुआ है, जो भी ये सानेहा, जो कुछ वाक़या हुआ है, यकीनन ये फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक भी है और इसके मराहिल से गुजरना वो और ज़्यादा तकलीफ दे है।
हम दुआ गोबियाँ और एक बार फिर हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन अब बात करेंगे 16 माह के तवील इंतज़ार के बाद क्रिकेट के मैदान का जो हाई वोल्टेज वनडे है, ये कल दुबई के तपते सहरा में माहौल को मज़ीद गरमाने जा रहा है, जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगी। 25,000 तमाशाइयों के बीच दुबई स्टेडियम में होने वाला मैच टीवी और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स पर लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे। इंडिया की हठधर्मी और खेल को सियासत की नज़र करने की घटिया हरकत की वजह से पाकिस्तानी शायकीन को मेज़बानी के बावजूद ये मैच स्क्रीन पर ही देखना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट के पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खाने के बाद मुश्किल सूरत हाल, जबकि इंडियन टीम बांग्लादेश को ज़ेर करने के बाद जीत के कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगी। आखिरी मरतबा दोनों टीम्स वर्ल्ड कप 2023 में 14 अक्टूबर को आमने सामने आई थी, जहां इंडियन टीम ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान टीम को ज़ेर कर लिया था। पाकिस्तान टीम मैच तो हार गई थी, लेकिन इंडिया के शहर अहमदाबाद जाकर ये मैच खेलकर करोड़ों दिल जीत लिए थे और जेंटलमैन गेम के सच्चे जेंटलमैन होने का सबूत भी पाकिस्तान ने दे दिया था। इंडिया की तरह खेल को सियासत की नज़र नहीं किया था पाकिस्तान ने। कल का मुकाबला पाकिस्तानी टीम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, क्योंकि कल हार का कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब कोई भी शिकस्त दिफाई चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए दौड़ को मुश्किल तरीन बना सकती है। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड पहले, इंडिया दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और पाकिस्तान टीम आखिरी नंबर पर है। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर फ़खर जमान की इंजरी की सूरत में भी सामने आ गई है। वही फ़खर जिन्होंने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन बॉलर्स की पिटाई करके भारतीय सुरमाओं का सुरमा बनाकर पाकिस्तान का सर फ़खर से बुलंद किया था। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है, क्योंकि रैकेट्स बताते हैं कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2004, 2009 और 2017 में इंडिया को ज़ेर कर चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मरतबा आमने सामने आने पर पाकिस्तान ने 3 मरतबा इंडिया को शिकस्त दी है। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने धूल चटाई थी और टाइटल ट्रॉफी उठाई थी। इसीलिए इस मरतबा भी नफसियाती बढ़तरी हमारी टीम को हासिल होगी, लेकिन नफसियाती बढ़तरी के साथ साथ दुबई के मैदान में इस दबाव से भरपूर मैच में कारकर्दगी भी दिखाना होगी। कौम एक मरतबा फिर भारतीय टीम को शाहीनों के हाथों ढेर होता देखने के लिए बड़ी बेताब है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस उम्मीद के साथ कल टीवी स्क्रीन्स के सामने होगी कि जब मैच ख़त्म हो रहा होगा तो पाकिस्तान फतह के साथ अपना झंडा लहरा रहा होगा। इंशाल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि कल तो सारा दिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से ट्रांसमिशन होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।